नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा और मैं संदीप ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला। कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते वीकेंड पर खबर थी कि मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की यूके की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल अगले 2 हफ्ते में कंपनी में 2.5% हिस्सा बेच सकती है। ब्लॉक डील के जरिए होने वाले इस सौदे में करीब 9 करोड़ शेयर बेचकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। 31 मार्च 2024 तक वीआरएल के पास वेदांता की करीब 62% हिस्सेदारी थी। फरवरी 2024 में वीआरएल की सहयोगी कंपनी फिनसाइडर इंटरनेशनल ने 1,700 करोड़ रुपए में वेदांता के 6.55 करोड़ शेयरों से ज्यादा की बिक्री की थी। ये शेयर 265 रुपए 14 पैसे के भाव पर बेचे गए थे और वहां से भाव में 77% का उछाल आ चुका है। 24 जून को वेदांता का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 464 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 25 जून को खबर थी कि वीआरएल ने वेदांता में हिस्सा बिक्री की योजना से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन इस खंडन के बावजूद 25 जून को भी शेयर करीब 2.5% गिरकर 452 रुपए 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। 26 जून को वेदांता के 18.5 करोड़ शेयरों यानी 4.8% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 440 रुपए के औसत भाव पर 7,967.8 करोड़ रुपए में यह सौदा हुआ है। इस ब्लॉक डील के जरिए प्रोमोटर कंपनी फिनसाइडर इंटरनेशनल ने 427 रुपए 15 पैसे के भाव पर 9.795 करोड़ शेयरों या 2.63% हिस्से की बिकवाली की है। इस सौदे की रकम से पेरेंट कंपनी वीआरएल का कर्ज $65 करोड़ कम हुआ है। ब्लॉक डील के चलते 26 जून को वेदांता का शेयर इंट्राडे में 6% से ज्यादा लुढ़क गया था, पर क्लोजिंग करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 442 रुपए के स्तर पर जाकर देखने को मिली। दूसरी खबर, एनसीएलटी ने रेमंड की रिस्ट्रक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कंपनी के लाइफस्टाइल कारोबार का डीमर्जर होगा और डीमर्जर के बाद इसे रेमंड लाइफस्टाइल में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत कंपनी की कंज्यूमर ट्रेडिंग इकाई रे ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेडिंग का रेमंड लाइफस्टाइल में मर्जर होगा। इस रिस्ट्रक्चरिंग योजना से ग्रुप का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आसान होगा और आगे चलकर लाइफस्टाइल कारोबार की अलग से लिस्टिंग भी करवाई जाएगी। 24 जून को रेमंड का शेयर करीब 4.25% की बढ़त के साथ 2,619 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, अप्रैल 2024 में 2 हिस्सों में बंटने वाले गोदरेज फैमिली बिजनेस के बाद अब दोनों परिवारों की फैमिली काउंसिल बनाने की योजना है। ये काउंसिल जमशेद गोदरेज और उनकी बहन स्मिता कृष्णा के परिवार की ओर से स्थापित किया जाएगा। यही नहीं, कृष्णा परिवार की ओर से फैमिली ऑफिस भी स्थापित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व नारिका करेंगी, जो फिलहाल गोदरेज एंड बॉयज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बता दें कि अप्रैल 2024 में गोदरेज फैमिली बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप यानी जीईजी और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप यानी जीआईजी के नाम शामिल हैं। 24 जून को गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ 832 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी समूह इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। हफ्ते की शुरुआत में खबर थी कि समूह की मध्यम अवधि में सभी सीमेंट कंपनियों को एक साथ जोड़ने की योजना है। साथ ही समूह की अपना पहला पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर यानी पीएसएच फैसिलिटी लगाने की योजना है, जिस पर करीब $3 अरब या 25 से 27.5 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। इस तरह समूह की क्लीन एनर्जी सेक्टर में पकड़ मजबूत करने की योजना है। 24 जून को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर हल्की बढ़त के साथ 3,193 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 25 जून को खबर थी कि वित्त वर्ष 2024 में अंबुजा सीमेंट्स ने 24 लाइमस्टोन खदानों की बोली जीती है, जिनका कुल 58.7 करोड़ टन का रिजर्व है। 25 जून को अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 650 रुपए पर बंद हुआ था। 26 जून को भी 2 खबरें थी। पहली ये कि रेटिंग एजेंसी एस&पी ने अदानी पोर्ट्स का आउटलुक बदलकर पॉजिटिव कर दिया है, जबकि रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है। 26 जून को अदानी पोर्ट्स का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर 1,472 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही खबर यह भी थी कि अदानी एंटरप्राइजेस ने अगले 10 साल में अपने एयरपोर्ट बिजनेस में 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। यह निवेश अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के जरिए किया जाएगा। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स अभी देश में 7 एयरपोर्ट्स का संचालन कर रही है। अदानी ग्रुप ने मौजूदा वित्त वर्ष में अपनी विभिन्न कंपनियों में
1,30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बनाई है। 27 जून को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर हल्की बढ़त के साथ 3,175 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। 28 जून को खबर थी कि अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ने अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी अदानी सीमेंटेशन के खुद के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के तहत अदानी सीमेंटेशन के अंबुजा सीमेंट्स में मर्जर के अलावा अदानी सीमेंट इंडस्ट्रीज अब अंबुजा सीमेंट्स की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। 28 जून को अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 1% से ज्यादा के उछाल के साथ 668 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग ने अपने सोलर पावर से जुड़े कारोबार के लिए 6 सब्सिडरी कंपनियों के गठन की घोषणा की है। इन 6 कंपनियों में HG कपूरिया सोलर प्रोजेक्ट, HG जेटपुर सोलर, HG भाड़ा सोलर, HG सुराना सोलर, HG पीलवा सोलर, HG जाखन सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। 24 जून को HG इंफ्रा का शेयर 7% से ज्यादा चढ़कर 1,835 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 1,867 रुपए 95 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, मंगलवार 25 जून को हैप्पीएस्ट माइंड्स के 8.3% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। करीब 1.25 करोड़ शेयरों के इस सौदे की वैल्यू 1,076 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में कंपनी के प्रमोटर अशोक सूता की ओर से 91,36,000 शेयरों या 6% हिस्से की बिकवाली 834.87 करोड़ में बेची गई है। इस ब्लॉक डील में मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स ने 9.3 लाख शेयर या 0.61% हिस्सेदारी 837.57 रुपए के दाम पर और PRB सिक्योरिटीज ने 9,10,10,000 शेयरों का सौदा 843 रुपए 60 पैसे के दाम पर किया है। 25 जून को शेयर में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 9.5% की कमजोरी के साथ 829 रुपए 90 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, अमर राजा की सब्सिडरी कंपनी अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज यानी ARACT ने GIB एनर्जी X के साथ LFP टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। स्लोवाकिया की कंपनी गौशन हाईटेक की सब्सिडरी है GIB एनर्जी X, जिसके साथ ये करार किया गया है। इस करार से कंपनी गौशन हाईटेक की LFP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगी, जिससे कंपनी की लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी की लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी की R&D भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। इस तरह ये कंपनी सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक दोनों फॉर्म में वर्ल्ड क्लास LFP सेल्स बना पाएगी। साथ ही 16 गीगावाट आर गीगा फैक्ट्री से जुड़ी फैसिलिटीज लगाने में भी कंपनी को सपोर्ट मिलेगा। इन सब के अलावा कंपनी बैटरी मटेरियल के लिए गौशन के ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क से भी जुड़ जाएगी। 25 जून को दिन के दौरान शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था और शेयर ने 1,656 रुपए 5 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। कारोबार का अंत करीब 19.5% की तेजी के साथ 1,650 रुपए के स्तर पर देखने को मिला। अगली खबर, रूट मोबाइल ने 3 और शहरों में व्हाट्सएप पर मेट्रो टिकट की सुविधा शुरू कर दी है। इन शहरों में नागपुर, हैदराबाद और पुणे का नाम शामिल है। इससे पहले 2023 की दूसरी छमाही में कंपनी ने यह सुविधा दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए शुरू की थी। 25 जून को रूट मोबाइल का शेयर करीब 3.5% गिरकर 1,689 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। 27 जून को खबर थी कि रूट मोबाइल के मालिकाना अधिकार वाली प्रॉक्सिमस ओपल की नैस्डैक पर लिस्टिंग करवाने की योजना है। कंपनी के CEO राजदीप गुप्ता के मुताबिक अगले 24 से 36 महीने में यानी कि 2 से 3 साल में कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। US में लिस्टिंग से जुड़ी खबर के चलते 27 जून को रूट मोबाइल का शेयर करीब 13% के बड़े उछाल के साथ 1,856 रुपए 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और इंटरडे में 1930 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई तक भी उछल गया था। अगली खबर, वोडाफोन आइडिया का शेयर इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि भारतीय एयरटेल की वोडाफोन आइडिया की विदेशी प्रमोटर कंपनी वोडाफोन PLC के साथ इंडस टावर्स में अतिरिक्त 3% हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। इस तरह भारतीय एयरटेल की इंडस टावर्स में 52% यानी मेजॉरिटी हिस्सेदारी हो जाएगी। 25 जून को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 1/4% गिरकर 1415 रुपए 60 पैसे पर और इंडस टावर्स का शेयर करीब 1% चढ़कर 344 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 26 जून को खबर थी कि वोडाफोन ग्रुप की ओर से वोडाफोन आइडिया में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडस टावर्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद वोडाफोन ग्रुप की ओर से वोडाफोन आइडिया में इक्विटी निवेश किया जा सकता है। 26 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 5% की बढ़त लेकर 18 रुपए 4 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। अगली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल ने मुंबई और नवी मुंबई के कुछ इलाकों में क्विक ग्रोसरी डिलीवरी का पायलट रन शुरू किया है।
रिलायंस रिटेल की नई फास्ट डिलीवरी सर्विस को जियो मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में हाइपर लोकल डिलीवरी ऑप्शन के तहत जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का डिलीवरी टाइम घटाकर 30 मिनट करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत पहले कंपनी का ऑर्डर डिलीवरी का समय घटाकर 1 घंटे करने का लक्ष्य है, जो फिलहाल 12 घंटे है और कुछ ऑर्डर्स की डिलीवरी में तो 3 दिन तक का समय भी लग रहा है। 26 जून को आरएल के शेयर ने 3037.95 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और शेयर करीब 4% की मजबूती लेकर 3021.10 के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। अगली खबर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को सरकार से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। नवरत्न का दर्जा हासिल करने वाली ये 18वीं पीएसयू कंपनी है। नवरत्न का दर्जा मिलने से अब 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए कंपनी को सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही बिना मंजूरी के विदेश में जेवी और सब्सिडरी कंपनी भी बनाई जा सकती है। इस खबर के चलते 26 जून को शेयर ने 4271.20 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार का अंत करीब 3% के उछाल के साथ 4085 के स्तर पर देखने को मिला। अगली खबर, बुधवार 26 जून को सीई इन्फो सिस्टम्स यानी मैप माई इंडिया के 6.1 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जो कि 1.1% हिस्से के बराबर है। 2332 रुपए के भाव पर हुए सौदे की वैल्यू 142.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में कंपनी के प्रमोटर राकेश कुमार वर्मा ने अपनी करीब 1% हिस्सेदारी बेची है। बता दें कि राकेश कुमार वर्मा के पास कंपनी की 42.84% हिस्सेदारी थी। इस सौदे के चलते 26 जून को शेयर में 6% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली और कारोबार का अंत करीब 5.5% की गिरावट के साथ 2880 रुपए के स्तर पर हुआ। अगली खबर, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ने मंगलवार 25 जून को इतिहास रच दिया। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक $100 अरब का मार्केट कैप हासिल करने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गया है। मार्केट कैप के हिसाब से आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार मूल्य के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी भी है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में $100 अरब मार्केट कैप वाली अन्य कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 235.8 अरब के साथ पहले पायदान पर है, टीसीएस दूसरे, एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर है, वहीं भारतीय एयरटेल चौथे स्थान पर है। $101 अरब के मार्केट कैप के साथ आईसीआईसीआई बैंक 5वें नंबर पर है। साल 2021 में इन्फोसिस का मार्केट कैप भी $100 अरब टच हुआ था, लेकिन वो इस लेवल को बरकरार रखने में नाकाम रही थी। फिलहाल इन्फोसिस का मार्केट कैप 76.5 अरब पर है। पिछले एक हफ्ते में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ 1197 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, 26 जून को शेयर बाजार में 2 कंपनियों में ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। पहला नाम है डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स का, जिसकी लिस्टिंग धमाकेदार रही। एनएसई पर डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स का शेयर 339 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 67% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 203 रुपये प्रति शेयर था। अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला निवेशकों से अच्छा रिस्पांस। ये आईपीओ कुल 103 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 418 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में डीडब्ल्यू डेवलपमेंट इंजीनियर्स का शेयर 333 रुपये 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 339 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 2.25% नीचे है, पर 203 रुपये के इशू प्राइस से करीब 64% के प्रीमियम पर है। दूसरा नाम है एक्मे फिनट्रेड इंडिया का, जिसकी लिस्टिंग सपाट रही। एनएसई पर एक्मे फिनट्रेड का शेयर 127 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से महज करीब 6% के प्रीमियम पर है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 120 रुपये प्रति शेयर था। हालांकि इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 55 गुना के आसपास भरा था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 132 करोड़ रुपए जुटाए थे। कारोबार के अंत में एक्मे फिनट्रेड का शेयर 133 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 127 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 5% के ऊपरी सर्किट पर था और 120 रुपये के इशू प्राइस से 11.1% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, 27 जून को वर्लपूल ऑफ इंडिया के शेयर ने 2199 रुपये की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ। दरअसल खबर यह थी कि वर्लपूल की यूएस की पेरेंट कंपनी को खरीदने के लिए जर्मनी की कंपनी रॉबर्ट बॉश ऑफर दे सकती है। रॉबर्ट बॉश भारत में लिस्टेड कंपनी बॉश की पेरेंट कंपनी है और वर्लपूल यूएस का मौजूदा मार्केट कैप करीब 4.8 अरब डॉलर के करीब समझा जा रहा है। इस अधिग्रहण की खबर के चलते 27 जून को वर्लपूल ऑफ इंडिया का शेयर 20% तक उछल गया था, पर कारोबार की समाप्ति करीब 9% की मजबूती के साथ 2002 रुपये 85 पैसे के स्तर पर हुई। अगली खबर, 26 जून की शाम को देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने इंडिया सीमेंट्स की करीब 23% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी। 267 रुपये के भाव पर
अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से इंडिया सीमेंट्स के 7 करोड़ शेयरों की खरीदारी की जाएगी। इस सौदे की वैल्यू 1,885 करोड़ रुपए की है, जो कि अगले एक महीने में पूरा होने का अनुमान है। मार्च अंत तक प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी की 28.42% हिस्सेदारी थी और पब्लिक के पास कंपनी की 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी। पब्लिक शेयर होल्डर्स में आर.के. दमानी और उनके भाई गोपी किशन दमानी के नाम भी शामिल हैं। 27 जून को इंडिया सीमेंट्स के 6 करोड़ शेयरों या 19.4% हिस्से की ब्लॉक डील हुई। 265 रुपये के औसत भाव पर हुई इस ब्लॉक डील में आर.के. दमानी की ओर से हिस्सा बेचने की खबरें थी। इस सौदे की खबर से इंडिया सीमेंट्स के शेयर ने 27 जून को 298 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई बनाया और दिन के दौरान शेयर 14% तक उछल गया था। कारोबार की समाप्ति पर इंडिया सीमेंट्स का शेयर 11% की मजबूती लेकर 291 रुपये 75 पैसे पर और अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब 5.5% की बढ़त लेकर 11,749 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान इस शेयर ने भी 11,874.95 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज की स्विट्जरलैंड की सब्सिडरी ने नॉर्थ स्टार स्विट्जरलैंड और उससे जुड़े पोर्टफोलियो के अधिग्रहण के लिए डील साइन की है। ये पोर्टफोलियो या ब्रांड लंदन की कंज्यूमर हेल्थकेयर दिग्गज हेलियन से खरीदा जाएगा। इस डील में ओटीसी ब्रांड निकोटिनेल का अधिग्रहण भी शामिल है। इस डील के तहत 45.8 करोड़ पाउंड या 4,835 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पेमेंट यानी अग्रिम भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर 2025 और 2026 में कंपनी की ओर से 4.2 करोड़ पाउंड का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। हालांकि इस डील को लेकर ब्रोकर्स ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आए, पर डील की खबर के चलते 27 जून को डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में करीब 3.25% के उछाल के साथ 6,235 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने भारत के बाहर अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है। ब्राजील के मनोस में 9,600 स्क्वायर मीटर रकबे में ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई गई है। इस प्लांट में कंपनी की डोमिनार मॉडल के उत्पादन की योजना है। साथ ही केटीएम और ट्रायम्फ जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर कंपनी की अपनी ग्लोबल मौजूदगी का विस्तार करने की भी योजना है। इस कदम के जरिए कंपनी की तेजी से बढ़ रहे लैटिन अमेरिका के 2 व्हीलर मार्केट को टारगेट करने की योजना है। 27 जून को बजाज ऑटो का शेयर मामूली गिरावट के साथ 9,467 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, टेलीकॉम सेक्टर इस हफ्ते काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा। हफ्ते की शुरुआत में खबर थी कि स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार को 11,340 करोड़ रुपए की रकम मिली है। हालांकि सरकार की 96,238 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। इस नीलामी में भारतीय एयरटेल ने कुल 97 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए 6,857 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 11 सर्कल्स में 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 3,510 करोड़ रुपए में खरीदा है। पर रिलायंस जियो ने सबसे कम महज 14.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीद पर 974 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। 26 जून को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 3.5% चढ़कर 1462 रुपए पर बंद हुआ और इंटरडे में शेयर ने 1479 रुपए 95 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 27 जून की शाम को जियो ने टेलीकॉम टैरिफ में 12 से 25% की बढ़ोतरी की घोषणा की और साथ ही 5G से जुड़े अनलिमिटेड प्लान लॉन्च करने की भी घोषणा की, जो कि 3 जुलाई से इफेक्टिव होंगे। 28 जून की सुबह जियो के बाद भारतीय एयरटेल ने भी पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के टैरिफ में 11 से 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। 28 जून की शाम को वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ में 11 से 24% की बढ़ोतरी के साथ साथ नए प्लान्स की भी घोषणा की। 28 जून को आरआईएल का शेयर 2% से ज़्यादा चढ़कर 3,128 रुपये 25 पैसे पर और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 3.5% गिरकर 17 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, शुक्रवार 28 जून को स्टैनले लाइफस्टाइल्स के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि अच्छी रही। एनएसई पर स्टैनले लाइफस्टाइल्स का शेयर 494 रुपये 95 पैसे के दाम पर खुला। इस हिसाब से इशू प्राइस की तुलना में 34% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 369 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। बता दें कि ये आईपीओ कुल 97 गुना के आसपास भरा था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 537 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर स्टैनले लाइफस्टाइल्स का शेयर 479 रुपये के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 494 रुपये 95 पैसे की ओपनिंग प्राइस से करीब 3.25% नीचे है, पर 369 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 30% के प्रीमियम पर है। अगली खबर,
सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की ओर से 1012 करोड़ रुपए में नवकार कॉर्प में 70.37% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है। 95.61 रुपए के दाम पर कंपनी नवकार कॉर्प के 10.6 करोड़ शेयर खरीदेगी। यह हिस्सा खरीद कंपनी की सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू पोर्ट लॉजिस्टिक्स के जरिए होगी, जिसके बाद नवकार कॉर्प के शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। 105.32 के हिसाब से ओपन ऑफर पर 412.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस डील के जरिए कंपनी की लॉजिस्टिक्स सेक्टर के साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विस स्पेस में भी एंट्री होगी, क्योंकि नवकार कॉर्प के पास कंटेनर फ्रेट स्टेशन और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है। 28 जून को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर करीब 3% की बढ़त लेकर 328.40 पर और नवकार कॉर्प का शेयर हल्की बढ़त लेकर 113 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, शुक्रवार 28 जून को पॉलीकैब के 40,50,000 शेयरों या करीब 3.25% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 6,708 रुपए के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 2,716.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर्स की 2% हिस्सा बिक्री की खबर थी। ब्लॉक डील से पहले प्रमोटर्स के पास कंपनी की 65.24% हिस्सेदारी थी। ब्लॉक डील के चलते पॉलीकैब का शेयर करीब 5.5% तक टूट गया था और क्लोजिंग करीब 3.25% की कमजोरी के साथ 6,735 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और चलते हैं पहली खबर की तरफ। 21 जून को यानी बीते वीकेंड पर खबर थी कि ओबरॉय और ट्राइडेंट ब्रांड के तहत भारत और विदेश में होटल्स और रिजॉर्ट्स चलाने वाली कंपनी EIH के CFO कलोल कुंडू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राहत की बात यह है कि ये इस्तीफा 25 सितंबर से लागू होगा, यानी कि वो कंपनी के साथ 25 सितंबर 2024 तक बने रहेंगे। 24 जून को EIH का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 449 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, टाटा स्टील के करीब 1,500 कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की यूनाइट यूनियन ने घोषणा की है कि पोर्ट टैलबर्ट और लेवन में स्थित कंपनी के प्लांट के करीब 1,500 कर्मचारी 8 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। ये कर्मचारी कंपनी के भट्टे बंद होने की वजह से जा रही 2800 कर्मचारियों की नौकरी को लेकर विरोध कर रहे हैं। 24 जून को टाटा स्टील का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 177.80 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, सैट ने पीटीसी इंडिया के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार मिश्रा के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। सैट ने सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चूक से जुड़े एक मामले में राजीव कुमार मिश्रा को 6 महीने के लिए किसी लिस्टेड यूनिट में डायरेक्टर बनने से रोक दिया गया था। सेबी ने 12 जून को पारित आदेश के बाद मिश्रा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी पीएफएस के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसके साथ साथ पीटीसी इंडिया के सीएमडी के पद से हट गए थे। 25 जून को पीटीसी इंडिया का शेयर मामूली गिरावट के साथ 205.75 के स्तर पर बंद हुआ और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करीब 3% की गिरावट लेकर 45.74 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, जी एंटरटेनमेंट का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएल समूह के फाउंडर सुभाष चंद्रा को सेबी की ओर से मांगे गए दस्तावेज देने के लिए कहा है। दरअसल सेबी ने सुभाष चंद्रा को 27 मार्च को फंड्स के डाइवर्जन से जुड़े मामले में एक समन जारी किया था। 25 जून को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1.5% गिरकर 149 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर यह है कि एनसीएलटी ने कंपनी को सोनी इंडिया के खिलाफ दी गई अर्जी वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सोनी इंडिया की ओर से दोनों कंपनियों के प्रस्तावित मर्जर को रद्द किए जाने और उसे लागू करने को लेकर कंपनी ने एनसीएलटी के पास शिकायत दर्ज की थी। 27 जून को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 3% गिरकर 151 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, प्राइवेट सेक्टर के येस बैंक में इस हफ्ते 500 कर्मचारियों की छटनी की खबरें थी। बताया जा रहा है कि एक मल्टीनेशनल एडवाइजर की सलाह पर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक लगभग 500 कर्मचारियों को निकाला गया है और आने वाले समय में और छटनी भी हो सकती है। फिलहाल ये छटनी होलसेल से लेकर रिटेल तक कई सेगमेंट में हुई है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग सेगमेंट के सबसे ज़्यादा कर्मचारी इस फैसले से इफेक्ट हुए हैं। निकाले गए लोगों को 3 महीने की सैलरी दी गई है। छटनी कर येस बैंक अपने वर्कफोर्स को बैलेंस करना चाहता है। बताया जा रहा है कि बैंक डिजिटल बैंकिंग की ओर फोकस करना चाहता है। इसके चलते मैनुअल वर्क में कटौती करने का इरादा है। इससे बैंक कॉस्ट कटिंग भी कर सकेगा, साथ ही ऑपरेशनल खर्चों में कटौती करने में भी उसे मदद मिलेगी। 26 जून को येस बैंक का शेयर करीब 1% गिरकर 23.81 पर बंद हुआ। 28 जून को खबर थी कि येस बैंक ने एक स्ट्रेस्ड लोन को लेकर 28 मार्च को
वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS करार किया है, जिसके तहत ग्राहक ने $2.3 करोड़ की पूरी रकम का भुगतान कर दिया है। 28 जून को येस बैंक का शेयर 1% से ज़्यादा चढ़कर ₹23.77 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, शेयर कीमतों में हेराफेरी करने में भूमिका को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने संजीव भसीन के खिलाफ जांच शुरू की है। संजीव भसीन पूर्व में IIFL सिक्योरिटीज के साथ जुड़े रहे हैं और वो कई बिजनेस न्यूज़ चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चित चेहरा भी हैं। सेबी ने जांच के तौर पर संजीव भसीन के डिजिटल डिवाइस को चेक किया है और सबूत जुटाए हैं। हालांकि इस मामले में IIFL सिक्योरिटीज ने सफाई जारी कर कहा है कि संजीव भसीन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एक कंसल्टेंट के तौर पर जुड़े हुए थे और वो ग्रुप की किसी भी कंपनी के बोर्ड पर शामिल नहीं थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2024 को खत्म होने वाला था, पर स्वास्थ्य की दिक्कतों के मद्देनजर 17 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले ही रद्द कर दिया गया था। यही नहीं, सेबी की जांच के बारे में कंपनी को भसीन ने ही बताया था, पर उसकी कोई डिटेल्स नहीं दी गई थी। कंपनी की ओर से आई सफाई के बावजूद 27 जून को IIFL सिक्योरिटीज का शेयर 0.25% की बड़ी गिरावट लेकर ₹206 के स्तर पर बंद हुआ, जो कि ₹203.55 के इंट्राडे लो के बेहद करीब था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। एडटेक कंपनी बायजूस में घाटा झेलने वाले निवेशकों में एक और नाम जुड़ गया है। कंपनी के सबसे बड़े संस्थागत निवेशक प्रोसेस ने बायजूस में अपने पूरे निवेश को राइट ऑफ कर दिया है, यानी बट्टे खाते में डाल दिया है। नीदरलैंड के इस टेक्नोलॉजी निवेशक के पास बायजूस की 9.6% हिस्सेदारी थी। प्रोसेस ने 2024 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में माना है कि बायजूस में किया गया उसका $49.3 करोड़ का निवेश अब शून्य हो गया है। 26 जून की शाम को खबर थी कि बायजूस को कॉर्पोरेट मंत्रालय से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि बायजूस के खिलाफ कंपनी कानून के तहत शुरू की गई कार्रवाई अभी भी जारी है। मंत्रालय ने पिछले साल कंपनी में विभिन्न घटनाक्रमों के मद्देनजर बायजूस के बही खातों की जांच करने का आदेश दिया था। इसके अलावा एक राहत की खबर भी थी और वो ये कि फ्रांस की कंपनी टेली परफॉर्मेंस बिजनेस सर्विस ने कंपनी के खिलाफ NCLT में दाखिल दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ी अर्जी को वापस लेने का फैसला किया है। दूसरी खबर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपना UPI ऐप super.money मार्केट में उतार दिया है। फिलहाल इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसे एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऐप की मदद से यूजर्स को हर ट्रांजैक्शन पर कोई बेकार के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं बल्कि असली कैशबैक मिलेंगे। वहीं दूसरे ऐप्स की तरह वो बेकार के कूपन, स्क्रैच कार्ड और कॉइन्स भी नहीं देंगे। इसके अलावा अपने लेंडिंग पार्टनर्स की मदद से यूजर्स को प्री अप्रूव्ड क्रेडिट भी ऑफर किया जाएगा। तीसरी खबर, सरकारी प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC इस वित्त वर्ष में यूजर चार्ज लगाना शुरू कर सकता है। हालांकि शुल्क की दर क्या होगी, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि यह शुल्क कम होगा जो हर ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा। इस शुल्क का भुगतान या तो विक्रेता या खरीदार या फिर दोनों को करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो अपने मित्र, सहयोगी, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।